अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस एंड मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एचआरएम। काइंडली इसको जरूर और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको आपको थोड़ी सी यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जॉब एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है हमें किस तरह का बंदा हायर करना है। ठीक है, उसकी क्या जॉब्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसको क्या होंगी, उसको किससे कोऑर्डिनेट करना होगा, किससे कम्युनिकेट करना होगा, उसको किसको रिपोर्ट करना होगा। अगर वो सुपरवाइजर है तो उसकी सुपरवाइजरी रोल कौन कौन से होंगे, ये सारी चीजें हमारे पास। प्लस उसके नॉलेज क्या होनी चाहिए, उसके स्किल सेट क्या होना चाहिए, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस वर्किंग कंडीशन में काम करेगा, ये सारी चीजें हमारे पास जॉब एनालिसिस में कवर होती हैं। बेसिक टर्म्स की सबसे पहले बात करते हैं। ये जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रोसीजर, जो हमने बात की अभी वही बात है, द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज and skill requirements for a job and kind of person who should be hired। हमें कौन सा बंदा हमें चाहिए जो should be hired। जॉब एनालिसिस में दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर वन जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा आता है आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन। आपको इन दोनों की भी डेफिनेशन मैं दे देता हूं साथ साथ। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या आता है, आ लिस्ट ऑफ जॉब्स ड्यूटीज एंड ड्यूटीज कौन सी होंगी, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी दी जाएंगी, उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होंगे, किसको रिपोर्ट करेगा वो, वर्किंग कंडीशंस, आइदर वो बहुत धूप में, बहुत गर्मी में, बहुत सर्दी में तो काम नहीं करना, वो सारी चीजें आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। अगर वो सुपरवाइजर है तो उसकी सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो दिस जॉब डिस्क्रिप्शन इज वन प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। अगर आपने यहाँ पे एक एडिशनल देनी है हेडिंग तो आप यहां लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, लेकिन जरूरी नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूं। तो एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन पहला आपका प्रोडक्ट होगा। सेकंड प्रोडक्ट क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, उसमें केएससी आ जाता है। केएससी का मतलब है नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज। अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, बेसिकली कौन सी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, डेट इज रिक्विजिट, एजुकेशन, स्किल्स, पर्सनैलिटी कौन सी होनी चाहिए एंड सो ऑन। That is another product of job analysis। तो आपको ये बात समझ आ जाती है, टू प्रोडक्ट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जॉब एनालिसिस के। अच्छा, बेसिक्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस में करते क्या क्या है हम लोग, जॉब वर्क एक्टिविटीज। वर्क एक्टिविटीज का मतलब है जॉब एक्चुअली वर्क एक्टिविटी। देखें वर्क, अब जब भी बात आपके पास इसका सवाल है तो बेसिक्स ऑफ जॉब एनालिसिस की आपने मेन हेडिंग डालनी है। तो सब हेडिंग में पहली हेडिंग है वर्क एक्टिविटीज। तो आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट लिखा है, आपने पूरा इसको सेंटेंस बना के लिखना है। तो वो सारी जॉब जो कि एक्चुअली उसकी वो वर्क प्लेस पे परफॉर्म करेगा, उसकी क्या वर्क एक्टिविटीज होंगी, जो उसको कौन कौन से काम परफॉर्म करने होंगे, वो सारी चीजें वर्क एक्टिविटीज में आती हैं। सेकंड आ जाता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है आपके पास, ये सेकंड लाइक कम्युनिकेटिंग, उसको किस किस से कम्युनिकेट करना होगा। आइदर उससे क्या कोई लिफ्ट वेट, हैवी वेट लिफ्टिंग का कोई काम है, या कोई उसकी वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर उसको जैसे मार्केटिंग के लोग होते हैं, सेल्स के होते हैं, वो बहुत लंबा लंबा ट्रेवल कर रहे होते हैं, यहां से वहां जाना, वहां से जाना। ये सारे ह्यूमन बिहेवियर कौन कौन से आपके पास इस तरह की वो होनी चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए कि आप ये सारे काम कर सके। थर्ड है आपके पास मशीन। आइदर आपको मशीन पे तो काम नहीं करना, कोई स्पेशलाइज मशीन तो नहीं है, या कोई सेफ्टी रिलेटेड मशीन तो नहीं है, टूल्स है कि आप, जैसे कि मैं अगर बात करूं एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, या एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की, या एयरक्राफ्ट इंजीनियर की, तो उनको टूल से बड़ा काम करना होता है। तो बाकायदा हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आपने ये टूल्स चलाने होंगे, या फिर ये सेफ्टी रिलेटेड जॉब है आपकी, वो सारी चीजें आपकी आप जेडी में लिखी होती हैं। कोई इक्विपमेंट चलाना है, या फिर कोई वर्क किट्स, ये सारी। नंबर फोर्थ आप यहाँ पे लिखे देखें आप, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टूल्स मटेरियल्स प्रोसेस्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको एक की पॉइंट दिया हुआ है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे आपके पास क्या आता है, आपने कौन सी क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब अगर क्वांटिटी की बात करें तो कितनी चीजें आपने बनानी है, कितना आपने वर्क परफॉर्म करना है, और क्वालिटी की बात करेंगे सेफ्टी, आपको पता है आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, कोई याटा के स्टैंडर्ड्स हैं, यासा के स्टैंडर्ड्स हैं, पीसीए के स्टैंडर्ड्स हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो आपने क्वालिटी वर्क भी देना है, एट द सेम आप उनको काम करके देना, ताकि उनकी क्वांटिटी और सेल्स भी बढ़े एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की। जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस आपको बता रहे होते हैं। ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, जॉब रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स। तो बेसिकली ये क्या है,
इंफॉर्मेशन कलेक्टेड वाया जॉब एनालिसिस, ये सारी इंफॉर्मेशन जॉब एनालिसिस से कलेक्ट की जा सकती है, जो कि कौन कलेक्ट करता है, एचआर मैनेजर कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम उसपे आपके लाइन मैनेजर्स भी होते हैं, टॉप मैनेजमेंट भी होती है। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस का इस्तेमाल, इसकी इंफॉर्मेशन जो हम लोग अभी देख रहे थे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ का किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन का। सबसे पहले रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, जब आपको पता है कि कौन सी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स है, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह का इंसान चाहिए, तो आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में आपको बहुत हेल्प आउट कर होता है। जेडी आपके हाथ में होती है, हाँ इसके बाद ये नॉलेज है, ये स्किल है, ये फिजिकल वर्क कर सकता है, या आपने उससे सवाल पूछने होते हैं डिफरेंट तरह के, तो इस चीज में काम कर होता है। तो सेकंड है आपके पास कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि बहुत हार्ड टाइम वर्क तो नहीं है, कोई सेफ्टी रिलेटेड जॉब तो नहीं है। जो सेफ्टी रिलेटेड जॉब होती है बेसिकली उनको हाई पे किया जाता है, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग जॉब्स होती है उनको हाई पे किया जाता है, कोई डाटा पे जॉब होती है उनको हाई पे किया जाता है, तो कॉम्पनसेशन उस चीज को देखते हुए की जाती है। थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपकी जब मैनेजर के हाथ में जेडी होती है तो उसको पता है इसकी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो जब उनसे अप्रेजल किया जाता है, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है, वो जेडी को देखते हुए वो सवाल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं आपने अगर कोई इलेक्ट्रिशियन हायर किया तो आप उससे कि मैनेजर वाले सवाल करें, तो आपने प्रॉपर एक मैनेजर जो एचआर मैनेजर या कोई आपके पास लाइन मैनेजर वो जो लेता आपसे अप्रेजल ले रहा होता है एम्प्लॉय का, तो वो जेडी को मद्देनजर रखते हुए चीजें कर रहा होता है। फोर्थ है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग भी जेडी को देखते हुए की जाती है कि इस इंसान जो ये एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी है, तो उसको अकॉर्डिंगली वही ट्रेनिंग जो उसके जॉब के अंदर उसके काम पे एफिशिएंटली और इफेक्टिव उसको काम करने में हेल्प आउट करे, तो ट्रेनिंग भी डिपार्टमेंट भी जेडी को देख रहा होता है। फिफ्थ होता है डिस्कवरिंग अनअसाइंड जॉब ड्यूटीज। जेडी इसीलिए बनाई जाती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा टास्क ना हो जो कि अनअसाइंड रह जाए, तो आप जितने भी, अगर से फॉर एग्जांपल 50-60 टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपने 50-60 टास्क ना डिफरेंट लोगों के जेडीज में डालने होते हैं, ताकि कल को अगर कोई मिसहैप हो जाए तो कोई ये ना बोलेगा ये तो हमारी जेडी में नहीं था, ये हमारी जेडी में नहीं था। तो समवन मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल कि वो उस चीज का रेस्पॉन्सिबल हो, और बाद में उसी की गर्दन पकड़ी जाती है कि आपकी जेडी में चीज लिखी हुई थी तो आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। अगर वो टास्क कोई ऐसा टास्क रह जाए जो किसी की जेडी में ही ना हो, तो फिर होता है कि कोई भी उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा एक ड्रॉबैक हो जाता है। और आखिरी आपके पास होता है E6 इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंप्लायंस। तो आपने जब जेडी को कोई वो है फुलफिल कर रहा होता है, तो आपने सबको इक्वली रखना होता है। चाचा मामा ताया के बेटों को हटा के भी आपने देखना होता है कि इसके पास भी ये नॉलेज है, स्किल्स है, रिक्वायरमेंट वो है, एबिलिटी है, ये काम कर सकता है, और एटीट्यूड भी उसी तरह का है इसका। जॉब एनालिसिस गाइडलाइंस की बात करें, ये एक चीज जिसको हम लोग साथ साथ रीड भी करते हैं। बिफोर एक्चुअली एनालाइजिंग द जॉब, यूजिंग वन और मोर ऑफ द टूल्स, जर्नल गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड। जर्नल गाइडलाइंस है क्या बेसिकली मैनेजर को जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मेक द जॉब एनालिसिस अ ज्वाइंट एफर्ट। ज्वाइंट एफर्ट क्या, देखिए एचआर मैनेजर को नहीं पता कि फील्ड पे क्या काम करना होता है, मतलब वो तो सिर्फ एक जेनेरिक सा आइडिया होता है, तो उसे ये नहीं पता होता कि उसको कौन सी चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। तो ये ज्वाइंट एफर्ट होता है जब भी जॉब एनालिसिस होती है। किस किस का ज्वाइंट एफर्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स या एचआर स्पेशलिस्ट तो होता ही होती है, लेकिन वर्कर जो कि काम कर रहा होता है उससे भी आप फीडबैक ले रहे हो, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं, या आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप बोलते हैं कि इससे हमें ज्यादा टाइम चाहिए, या कहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और वर्कर सुपरवाइजर जो डिपार्टमेंटल हेड होता है ना, से फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंटल हेड को अच्छा आइडिया है उस जॉब का, एक वर्कर को अच्छा आइडिया, और एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट भी देख रहा होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रैक्टिस रहते हुए किसी की जॉब एनालाइज करनी होती है। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ सेवरल एम्प्लॉयज डूइंग द सेम जॉब इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कलेक्ट जॉब एनालिसिस। अगर डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करें लेकिन सेम लेवल का काम करें, तो आप उनसे भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई नया डिपार्टमेंट आप बनाने वाले हैं, कोई नई फैक्ट्री बनाने वाले हैं, तो आपने पहले उनसे कलेक्ट करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है, या कोई नई आप जॉब इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं तो आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। एक डिपार्टमेंट पे से आप रिलाय नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका है बेसिकली डाटा एनालिसिस का, जॉब एनालिसिस का। मेक श्योर द क्वेश्चंस एंड प्रोसेस आर क्लियर। जो भी आपके सवाल पूछे एम्प्लॉयज से जॉब एनालिसिस करते हुए, या जो आप प्रोसेस दें या फिर उनको जेडी दें,
तो वो सारा एक प्रॉपर क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आखिरी आपके पास है यूज सेवरल डिफरेंट टूल्स फॉर द जॉब एनालिसिस। देयर आर नंबर ऑफ टूल्स जो कि जॉब एनालिसिस के टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, आगे हमारे पास स्लाइड भी उसकी। ऑब्जर्वेशन के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए, क्वेश्चनर्स के जरिए, पर्सनल ब्लॉग्स के जरिए, तो ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस के टूल्स हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी जॉब के जॉब एनालाइज करने के लिए। कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, मेथड्स फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन और डायरीज। अच्छा, मैं यहाँ पे जो डायग्राम वगैरह दे रहा होता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आंखों की ठंडा के लिए नहीं दे रहा होता, ये आपने प्रॉपर ड्रॉ करके देनी होती है एग्जामिनर को भी, ताकि आपकी मोनोटनी जो है पेपर की वो ब्रेक हो और थोड़ी प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी लगे कॉपी पे। तो प्लीज आपने पहले प्रैक्टिस करनी है, जंग में जाने से पहले ही आपने हथियार चलाने की प्रैक्टिस करनी होती है। इसी तरह सीएसएस खुद एक जंग है, तो उधर जाने से पहले आपने इस सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। मेथड्स ऑफ, अच्छा मैंने अभी आपसे 4 चीजें बताई इंटरव्यूज वगैरह की, तो हम लोग एक ही करके इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, पहले आप यहाँ पे चलने से पहले बात याद रखिए, इन चारों तरीके प्रोज एंड कॉन्स भी है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि वैसे ही सिलेबस का बहुत ज्यादा लेंदी है। सबसे पहले द इंटरव्यू में बेसिकली क्या है, ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। इंफॉर्मेशन आप किस किस से कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यूज, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज से आप सवाल पूछ सकते हैं उनकी जॉब कंडीशंस के बारे में, आपको कौन कौन सी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, या क्या आपको ज्यादा हेक्टिक तो नहीं हो जाता, कोई ज्यादा प्रेशर तो नहीं है, और क्या आपको कौन सी चीजें, आपको शिकायत है चीजें तक, डिफरेंट तरह से एम्प्लॉयज से आपने इंटरव्यू करना होता है। या फिर ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज को साथ बुला के उनसे आप जेनेरिक सवाल कर सकते हैं, या फिर उस एरिया का, उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से नॉलेज ऑफ द जॉब, जिसको उस डिपार्टमेंट की नॉलेज हो, उसका सुपरवाइजर वो देख रहा होता है कि उनको क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कौन सी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कम टाइम दे रही होती है, इतना ज्यादा उनको वर्कलोड दिया जाता है। सारी चीजें आप इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू फॉर्मेट 2 तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, इसका मतलब है चेकलिस्ट, जब वो एनालिसिस करने वाला आता है आपके पास, वो चेकलिस्ट होती है, वो आपसे डिफरेंट सवाल करता है और फिर वो टिक मार्क कर रहा होता है और आगे आंसर लिख रहा होता है, या तो ये तरीका होता है। या फिर अनस्ट्रक्चर्ड सवाल, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है, सवालों से सवाल निकालते हैं और जनरल सवाल करते रहते हैं, आपके सवालों से उसके और दिमाग में सवाल आते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है ना, बहुत डिटेल्ड, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से की जा सकती है। लेकिन उससे ये होता है कि कभी कभार कोई सवाल मिस भी हो जाता है। तो सब दोनों चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। सेकंड पे चलते हैं क्वेश्चनियर्स इंफॉर्मेशन सोर्स हैव एम्प्लॉयज। अच्छा, इसमें होता क्या है, बेसिकली आप एम्प्लॉयज को क्वेश्चन बांट देते हैं, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो एम्प्लॉय अपना फिलअप कर रहा होता है और अब वो बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसको शायद अप्रेज किया जा रहा है, तो वो अच्छी अच्छी बातें लिख रहा होता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फायदा कि कम वक्त पे आप बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज ये होता है कि वो थोड़ा अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही तरह नहीं दे रहा होता, वहां पे थोड़ी चीजें वो मोल्ड कर रहा होता है बेसिकली अपने स्टेटमेंट्स को। ओके, हैव एम्प्लॉयज फिल आउट द क्वेश्चनर्स टू डिस्क्राइब देयर जॉब, अपनी जॉब को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिलेटेड ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन के फॉर्मेट भी अगेन आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैं इसका, जिसे नहीं पता स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंड का, मैं उसको सिर्फ हल्का सा आइडिया दूंगा। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है, उसके बाद ये कि आप वो लिखते हैं कि 20 to 30, 31 to 40, इस तरह के होता है ना, 41 to 50, तो आपने एक को टिक करना होता है। बेसिकली क्या होता है, जिसपे आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर चेकलिस्ट। और ओपन एंडेड क्या होता है, बेसिकली एज लिख के इन्होंने क्या किया, डैश लगा दिया, तो आपने इसमें एग्जैक्ट एज लिखनी होती है, जैसे कि 31, 32 जो भी एज है आप लोगों की, या आप तो खैर सारे 30 से कम ही होंगे, इसीलिए सीएसएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, थर्ड तरीके आपके पास ऑब्जर्वेशन एक अगेन एक इंफॉर्मेशन सोर्स है जॉब एनालिसिस का। ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग, प्लीज ये ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज एज दे गो अबाउट देयर जॉब्स एंड बाय द मैनेजर्स। अच्छा, यहां पे बेसिकली क्या होता है, मैनेजर खुद ऑब्जर्व कर रहा होता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, कौन सी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले तो वो खुद जाके फिजिकल देख रहा होता है, लेकिन अब कैमरे लगा दिए गए हैं। अगेन इसका एक फायदा तो यह है कि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है
वो ये है कि जब किसी एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो उस तरह से नेचुरल वे में वो रिएक्ट बिहेव नहीं करता जो कि नॉर्मल वो बिहेव कर रहा होता है, तो उसका जो अपना एटीट्यूड है ना वो चेंज हो जाता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं आपके पास। फोर्थ है पार्टिसिपेंट डायरीज एंड लॉग। इसका मतलब ये है आपने हर एक पार्टिसिपेंट को उनको डायरी दे दी या एक लॉग बुक जिसे बोलते हैं या डायरी देते हैं, एक ही बात है। तो वो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं जब भी कोई काम करेगा तो उसके बाद इस डायरी में लिख ले। लेकिन जब वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो हर वक्त काम करने के बाद डायरी पे नहीं लिखता, वो बोलता है एंड ऑफ द डे मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी। लेकिन अब जब एंड ऑफ द डे वो लिखते बैठते हैं तो अच्छी खासी चीजें मिस हो जाती हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम लोग हर चीज याद नहीं रख सकते। तो इसके यही प्रोज एंड कॉन्स है आपके पास। अगेन ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। वर्कर कीप अ क्रोनोलॉजिकल डायरी और लॉग ऑफ व्हाट दे डू एंड द टाइम स्पेंड ऑन ईच एक्टिविटी। वो क्या करते हैं पूरे दिन में और कितना टाइम लगाते हैं किसी जॉब पे। तो दिस इज नंबर फोर्थ इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो कि जॉब एनालिसिस के लिए काम आ सकती है हमारे पास। कोई अच्छा क्वेश्चन, जॉब एनालिसिस टेक्निक द पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है बेसिकली वही क्वेश्चन जो मैं आपसे बात कर रहा था। आप इसको प्लीज 2 मिनट बैठ के पढ़ लीजिएगा, इसको यहाँ पे पॉज करके या फिर पढ़ लेते हैं साथ। A question is used to collect quantifiable data concerning the duties and responsibilities of various jobs. It provides quantitative source or profile of any jobs. ये बेसिकली 5 बेसिक एक्टिविटीज हमें बता रहा होता है क्वेश्चन का तरीका। डिसीजन मेकिंग, अगर आपको ये मत पूछता है कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसीजन, या कम्युनिकेशन करनी होती है या फिर कितनों लोगों से आपको कम्युनिकेट करना होता है डेली बेसिस पे, या कम्युनिकेशन में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी आपके पास, या अगर स्किल एक्टिविटीज आप परफॉर्म करें तो स्किल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ रही है। फिजिकल अगर आपको एक्टिव रहना पड़ता है, क्या पता आप सेफ्टी या फिर बहुत ऊपर चढ़ चढ़ के बहुत हाइट पे काम कर रहे होते हैं या फ्यूल टैंक के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा होता है जहां पे फायर हैजर्ड का खतरा है, वहां पे आपने काम करना होता है, या फिर जहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखनी होती हैं। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग व्हीकल इक्विपमेंट। क्या आपको कोई फोक लिफ्टर चलाने पड़े या सीजर लिफ्ट चलानी पड़ी या चेरी पिकर्स चलाने तो नहीं पड़े, कोई ऐसी कोई ट्रक या टो ट्रक्स वगैरह तो नहीं चलाने पड़ते कोई ऑपरेटर। तो यहां पे आपने ये भी बात बतानी होती है कोई इक्विपमेंट कोई मशीन ऑपरेट तो नहीं करनी पड़ी या व्हीकल्स को ऑपरेट तो नहीं करने पड़ते, ये भी आपके पास क्वेश्चन बता रहे होते हैं। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कितना आपको इंफॉर्मेशन और डाटा पे काम करना होती है। 5 चीजें बेसिकली आपके पास क्वेश्चन में बहुत जरूरी होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है। जब ये 5 चीजें पता चल जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि इस लेवल पे जो जॉब एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है तो उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो कितना ज्यादा सेंसिटिव काम कर रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फेज की, जो कि सेकंड आपके पास वो है सेकंड पार्ट है बेसिकली जॉब एनालिसिस का, जिसे हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। हमने पहले ही बात की आ लिस्ट ऑफ जॉब्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट, कि इंसान की क्या रिक्वायरमेंट हो, उसकी नॉलेज क्या हो, स्किल्स क्या हो, पर्सनैलिटी क्या हो, एजुकेशन क्या हो, एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये आपके पास अनदर प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें, देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको मैं बात करूंगा कॉम्पिटेंसीज की। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता क्या है आपके पास, मैनेजिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस दैट अफेक्ट्स हाउ वेल एम्प्लॉय परफॉर्म। ठीक है, यहां पे हम लोग सारे प्रोसेस को देखते हैं जो अफेक्ट करता है बेसिकली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं। अब जरूरी नहीं है हर जॉब में तीनों कॉम्पिटेंसीज की जरूरत हो सकता है किसी एक जॉब पे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पे। अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर को लीडरशिप कॉम्पिटेंसी ज्यादा चाहिए जबकि आपके पास फिजिकल कॉम्पिटेंसीज इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। जबकि अगर वो कोई मैकेनिक है या टेक्नीशियन है तो उसे लीडरशिप जो आपके पास कॉम्पिटेंसीज वो इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उसे टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज बहुत ज्यादा चाहिए, या फिर जर्नल कॉम्पिटेंसीज उसे मॉडरेट चाहिए। तो हमारे पास 3 तरह की कॉम्पिटेंसीज है बेसिकली, जर्नल कॉम्पिटेंसीज, लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज और टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। जनरल कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या आ जाता है, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल, रीजनिंग। लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज में लीडरशिप या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, टीचिंग अदर्स, ये सारी लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज है। थर्ड तरह की कॉम्पिटेंसी है आपके पास स्पेसिफिक टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड और ऑक्यूपेशन। इसका मतलब है अगर वो इंजीनियरिंग में है, कोई आपके पास फाइनेंस में है, कोई आपके पास इलेक्ट्रिशियन वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास है तो वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज है। लीडरशिप कॉम्पिटेंसी सबसे ज्यादा मैनेजमेंट को चाहिए होती है, लेकिन कुछ हद तक हर लेवल पे चाहिए होती है।
जनरल कॉम्पिटेंसीज अगेन हाई लेवल को ज्यादा चाहिए होती हैं, जो डाटा पे काम करते हैं उनको भी ज्यादा चाहिए होती हैं। लेकिन जो लोग ग्राउंड पे या वर्क प्लेस पे काम करते हैं, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज, उनकी इतनी ज्यादा मैथमेटिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ इतना पढ़ना आना चाहिए कि वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उनका मैनुअल पढ़ सकें, इतना लिख सकें कि कम्युनिकेट कर सकते हैं हैंड ओवर और टेक ओवर शिफ्ट के लिए। तो ये आपके डिपेंड करता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंडर ये कॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं। यहां तक हमारे पास ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट में। ये भी हमारे पास थोड़ा डिटेल चैप्टर है, प्लानिंग और रिक्रूटमेंट को हमने थोड़ा डिटेल देखना है। आई होप अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और फिर भी कोई इश्यूज हो तो मैं आपको ईमेल वगैरह पे जवाब दे दूंगा कोई आपको, या फिर अभी मैं डिस्क्रिप्शन में ना आपको कुछ थ्योरीज वगैरह की डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन को भी देखना शुरू करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।